नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर 22 जिले 22 खबरों में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। संगठन विस्तार को लेकर पंचकुला में बीजेपी का महामंथन हुआ। बीजेपी प्रांत परिषद की इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश की सरकार के 7 साल के 7 कमाल के काम भी गिनवाए गए। इस दौरान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि बैठक तब हो रही है जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। इसके अलावा ओपी धनखड़ ने कहा कि संगठन का विस्तार अहम है, आगे भी विस्तार करना जारी रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने संगठन के कार्यक्रमों की जानकारी दी। प्रदेश परिषद हमारी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी इकाई होती है। छोटी से लेकर के बड़ी कई प्रकार के काम करने के हमारे टीमें रहती हैं, तो प्रदेश परिषद ये सबसे बड़ी इकाई होती है। बहुत वर्षों के बाद प्रदेश परिषद की हमारी बैठक हुई है और इसका सीधा श्रेय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ को जाता है। इन्होंने अपनी पूरी टीम को पहली बार प्रदेश परिषद के नाते से बुलाया। बहुत उत्साह था। सुबह आप देख रहे हैं कि 11:30 बजे से लेकर के और इस समय 6:30 बजे तक और ये बैठक अपनी चली है। इसमें हमारे विभिन्न केंद्रीय नेता, जिसमें हमारे विनोद तावड़े जी जो प्रदेश के प्रभारी हैं, भूपेंद्र सिंह यादव हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राव इंद्रजीत सिंह जो हमारे सेंट्रल जो स्टेट मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा भी रतन कटारिया सांसद हैं, रामविलास शर्मा हैं, बहुत से हमारे नेताओं ने संबोधित किया। रूपाला जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी आए थे। तो अपने अपने विभाग से जुड़े हुए और विभिन्न जो संगठनात्मक पहलू थे उनके ऊपर भी सारा प्रकाश डाला है। और मैं समझता हूँ कार्यकर्ता को एक उत्साह के लिए आज के इस दिन का बहुत बड़ा उपयोग होगा। हम हर 3 वर्ष के बाद आगे भी प्रदेश परिषद किया करेंगे, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है। तो हर 3 साल के बाद ये बैठक हम करेंगे और बजाय 1 दिन के इसको आगे 2 दिन की भी किया करेंगे। इस प्रकार का ये कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम। चूँकि हमारे 7 साल में बहुत सी उपलब्धियां हैं, लेकिन उसमें 7 मुख्य हमारे जो बिंदु जो एक ऐसे वर्ग हैं जिनकी सहयोग सहायता के लिए हमने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर का काम किया है। महिलाओं के लिए किया, किसानों के लिए किया, युवाओं के लिए किया। तो ऐसे उसमें एक 7 का अर्थ ये है कि 7 साल में 7 विषय रखे जाएँ। लेकिन हमारी जितनी भी उपलब्धियां हैं उन सब को लेकर के हमने कार्यकर्ताओं को जानकारी दी है। उनको हमारा जो 25 दिन का कार्यकाल बीता है उसमें जो पत्रक दिया है उनको छपा हुआ, जो 6 से दूसरे टर्म की 600 दिन की उपलब्धियां वो भी उनको पहले से दी हैं, जिसकी जानकारी आपको पहले से दी थी। और हम आगे 27 अक्टूबर को प्रदेश के 7,10,000 परिवारों में 71,000 कार्यकर्ता, क्योंकि आपको 71 का महत्व पता है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं उनके 71 बढ़ गया 70 से 71। हाँ, तो 71 का वो पहले 70,000 रखा था, 71,000 कर दिया है, 7 लाख की बजाय 7,10,000 कर दिया है। तो ये एक योजना 27 अक्टूबर की एक ही दिन में हमारे जो त्रिदेव एक योजना है पार्टी की, वो सब मिल करके घर घर जाएंगे और एक पत्रक दे करके और उनको संपर्क करेंगे। हमारा जो बेस है उसे और बढ़ाएगा। अगर पॉलिटिकल पार्टियों में संगठन की बात करें तो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। बाकी पार्टियों का संगठनात्मक मामला बात करना ही बेमानी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ही स्वरूप इतना बड़ा है और एक अच्छी सुंदर व्यवस्था। आज तो हम शासन में हैं, जब हम शासन में नहीं भी थे तब भी जनसंघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठनात्मक एक सिस्टम ये बहुत पहले से चला आ रहा है और हम तो संगठनात्मक शक्ति पर ही जीते हैं। बाकी जो पार्टियां हैं वो तो अपने परिवारवाद के ऊपर अपने कुछ ना कुछ पहलू ऐसे लेकर के चलते हैं, कोई उल्टा सीधा मुद्दा लेकर चलते हैं, कुछ नेताओं की जो उनकी ताकत होती है उसको मिला करके चलते हैं। हमारे ऐसा नहीं है, संगठन की ताकत होती है और सबसे बड़ी ताकत होती है। दूसरा उसके अंदर हमारा विचार का जो प्रभाव होता है वो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, अपने भंडारी जी, ये सारे ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने इस संगठन को जनसंघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी तक सींचा है। उस विचारधारा का ही, उस सिद्धांतों का ही एक प्रभाव है कि हमारा कार्यकर्ता एक मजबूत होता, अडिग होता, अपने लक्ष्य को, अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर के और सदा हमेशा काम में लगा रहता है। तो वहीं ऐलनाबाद उपचुनाव पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि उपचुनाव में जीत गठबंधन उम्मीदवार की होगी। इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला पर भी सीएम ने तंज कसा। ऐलनाबाद उपचुनाव पर सीएम का बयान, उपचुनाव में जीत गठबंधन के उम्मीदवार की ही होगी। ऐलनाबाद चुनाव के लिए हमारे पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला जी ने सारा विषय रखा है और हमारे कार्यकर्ता वहाँ लगे भी हैं। एक बहुत अच्छा उत्साह जिसको कहना चाहिए। दिन प्रतिदिन जो आपसी
प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता में भारतीय जनता पार्टी उभर रही है और उभर करके ऐसे स्थान पर आ रही है कि अब बाकी से पीछे छूटेंगे। क्योंकि अभय चौटाला के ऊपर तो लोगों का सबका ही ये कहना है और हमारा भी कहना है कि आखिर उन्होंने किस बात को लेकर के त्यागपत्र दिया था। त्यागपत्र दिया है तो आज नैतिकता उनको ये कोई परमिशन नहीं देती कि वो दोबारा से उस चुनाव में आकर के और विधानसभा में आए। विधानसभा में आए तो फिर इस्तीफा देने की बात कौन स्वीकार करेगा? उनकी कोई जनता स्वीकार ही नहीं करेगी। और इस नाते से कांग्रेस के घर में भी उन्होंने तो कैंडिडेट भी उधारा ही ले लिया हमारा, तो इसलिए उनके पास भी कोई नीचे धरातल पर कुछ नहीं है, उनके लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अभी कल रमेश भादु जो उनका पहले चुनाव लड़ा हुआ प्रत्याशी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और भी इस प्रकार बातचीत चल रही है और उनके कई लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नारनौल दौरे के दौरान 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में जिले की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिनमें से जिले में बनने वाली 8 सड़कें भी शामिल हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूरे देश में नारनौल के साथ लगता बाछौद हवाई पट्टी ऐसा पहला स्टेशन है जहां पर स्काई ड्राइविंग होती है। यहीं पर 100 बच्चों के लिए पायलट ट्रेनिंग जल्द शुरू की जाएगी, जिसमें 50% प्राथमिकता हरियाणा के युवकों को दी जाएगी। ये काम 1 से 1.5 महीने में शुरू कर दिया जाएगा। और इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नारनौल में बनी सैनी धर्मशाला का भी उद्घाटन किया है। सैनी सभा की धर्मशाला के उद्घाटन को लेकर सभा के प्रधान ने कहा कि इस धर्मशाला के उद्घाटन के बाद अब 36 बिरादरी के लोगों को फायदा मिलेगा, चाहे शादी समारोह हो या फिर छात्रों के लिए रुकने की व्यवस्था हो, हर तरह से लोगों को सुविधा मिलेगी। पूरे देश का इकलौता स्काई डाइविंग अगर कहीं होती है तो वो हमारी बाछौद की एयर स्ट्रिप पे होती है। आज उनसे भी चर्चा करी है और मैं कोशिश करूंगा अगर प्रोग्राम से जल्दी फारिग हो गया तो मैं भी आज यहाँ उनका डाइव कर जाऊं। साथ में आपके 3 MROs को हम यहाँ पर ला पाए हैं और उसके अंदर रेगुलरली उनके एयरक्राफ्ट आकर यहाँ ओवरऑलिंग होकर जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो इस एरिया को एक नए मैं कहता हूँ विंग्स देगी, वो पायलट ट्रेनिंग के लिए FTO यहाँ लाना है। फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ आया है जिसमें 100 बच्चे उनने ट्रेन पर एनम कमिट कर रहे हैं, जिसमें 50% प्राथमिकता जो होगी वो हरियाणा के युवा युवतियों को होगी। कब तक शुरू? और उनके ऑपरेशंस भिवानी में, क्योंकि उनकी परमिशन लगभग कंप्लीट है, जल्द 100 बच्चों के शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो परमिशंस महेंद्रगढ़ की आनी है, मैं उम्मीद करता हूँ 1 से 1.5 महीने के अंदर यहाँ पर भी विमान लाकर वो ट्रेनिंग को शुरू करेंगे। वहीं सिरसा के इलाहाबाद हल्के के गांव शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटरी के टेल पर किशनपुरा के पास पिछले 5 महीने से चल रहा किसानों का धरना आखिरकार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आचार संहिता हटने के तुरंत बाद पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। आपको बता दें कि गांव कर्मशाना, ढाणी शेरा, मिठनपुरा, किशनपुरा, खारी सुरेरा और नीमला गांव के किसान पेयजल और सिंचाई के पानी की समस्या को लेकर के पिछले 5 महीने से धरने पर बैठे थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश चोपड़ा, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव निताशा राकेश सिहाग और रमेश भादु के नेतृत्व में इन गांव के किसानों ने मुख्यमंत्री से सोमवार को चंडीगढ़ में मुलाकात की थी। किसान नेता रमेश सारण ने बताया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सालों साल की लंबित मांग पूरी की, इलाकावासी इसके लिए सदैव आभारी रहेंगे। उधर गोहाना के अनाज मंडी के गेट पर किसानों ने ताला लगा दिया। किसानों का आरोप है कि सरकारी एजेंसी PR धान पर 150 रुपए से लेकर के 300 रुपए तक कट लगा रहे हैं अधिकारी। और गोहाना में किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा सरकार के कार्यक्रम का विरोध कर रहा है। किसानों ने अपनी मांगों का ज्ञापन SDM को सौंपा। उधर फरीदाबाद में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई भी अस्पताल डेंगू को लेकर निर्धारित फीस से ज्यादा चार्ज वसूलता है तो मरीज तुरंत फरीदाबाद सिविल अस्पताल में संपर्क कर सकता है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा फरीदाबाद में 16 बेड डेंगू मरीजों के लिए बनाए गए हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब एक वार्ड अलग से बनाने की तैयारी की प्रशासन की तरफ से की जा रही है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में फिलहाल करीब 16 मरीज दाखिल किए गए हैं
और लगातार उनको इलाज दिया जा रहा है। सीएमएचओ ने बताया कि जिले में अब तक 147 मरीज डेंगू के मिले हैं और अभी तक कोई भी मौत डेंगू की वजह से नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घबराएं नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अपने आसपास स्वच्छ पानी जमा ना होने दें और साफ सफाई का ख्याल रखें। 47 मरीज ज़िले के अंदर डेंगू के आए हैं। अभी तक कोई भी मौत नहीं हुई है। बीच के अंदर अखबारों में आया था कि 2 मौतें डेंगू की वजह से हुई है, लेकिन जब हमने उनके रिकॉर्ड को देखा तो उनके अंदर जो सीरोलॉजी फॉर डेंगू फीवर है, जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है, वो नेगेटिव था। IgM और IgG एंटीबॉडी दोनों नेगेटिव थी। IgM ही इंडिकेटर होता है, यदि वो पॉजिटिव होता तो हम उनको डेंगू मानते हैं। NS1 एंटीजन पॉजिटिव था, जो कि कार्ड टेस्ट है। ये फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है कि रिकॉर्ड के अंदर कहा हुआ है जब तक सीरोलॉजी ना करो किसी पेशेंट को डेंगू कन्फर्म नहीं माना जाता है। उधर भिवानी में विधायक घनश्याम सराफ ने कृष्णा कॉलोनी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और सभी समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। बारिश के बाद फसलों की बिजाई के लिए लोग ज़मीन को जुताई के लिए तैयार कर रहे हैं और पूरी तरह से तैयारी के लिए लोगों को ज़रूरत है खाद की, लेकिन किसानों का आरोप है कि खाद उनको नहीं मिल रही है। सुबह 3 बजे कतारों में लगते हैं, 11-12 बजे तक उनको खाद मुहैया नहीं हो पाती है। ऐसे में किस तरह से रबी की फसलों की यानी सरसों की फसल की वो बुआई कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। किसानों का सीधे सीधे आरोप है कि जिस तरह से खाद की किल्लत देखी जा रही है, उससे लगता नहीं है कि अच्छी फसल सरसों की हो पाएगी। और ये इलाका जो है ये सरसों की फसल के लिए मशहूर है, ये ज़मीन जो है ये सरसों की फसल के लिए माकूल है। इसके बावजूद अगर समय पर उर्वरक, समय पर अगर DAP खाद नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर वो फसल की बुआई अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर महकमे के अधिकारियों की बात करें, कृषि विभाग के उपनिदेशक की बात करें, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ पर खाद की कोई कमी नहीं है, DAP की कोई कमी नहीं है। 1635 टन यहाँ पर जो है अगर बात करें DAP आई थी, 36,000 बैग अभी भी उपलब्ध हैं, 6,000 जो है टन उसकी अभी तक बिक्री की जा चुकी है। ऐसे में किसी भी तरह से खाद की किल्लत से अधिकारी जो है वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर भूमिपुत्रों की बात करें, उनका कहना है कि घंटों तक लाइनों में लगे रहने के बावजूद उनको खाद नहीं मिल पा रही है। इस वजह से उनको बेहद परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। सच्चाई कौन कहता है, झूठ कौन बोल रहा है, तो वही जानते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से लोग कतारों में खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से किसान अलसुबह से कतारों में खड़े होकर लगातार नारेबाजी व प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि फ़िलहाल अगर किसी चीज़ की किसानों को ज़रूरत है तो यूरिया की यानी खाद की ज़रूरत है और वो समय पर मिलनी भी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। उधर टोहाना शहर में बाइक सवार शातिर लुटेरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। सुबह बाइक सवार 3 युवक किला मोहल्ला से एक व्यक्ति की सोने की चेन छीनकर फरार हो गए और उसके बाद शहर पुलिस को लूट की सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। चेन स्नैचिंग की घटना CCTV के कैमरे में कैद हुई है और इसके बाद पीड़ित ने आरोपियों को शीघ्र पकड़ने की मांग की। पीड़ित के परिजनों ने घटना में पुलिस की मिलीभगत के आरोप लगाते हुए गृह मंत्री अनिल विज को ट्वीट करने की बात कही है। इस बारे में जानकारी देते हुए जैकी चावला ने बताया कि सुबह उसके पिता पीने के पानी की लाइन को ठीक कर रहे थे, तभी अचानक पीछे से बाइक सवार 3 युवक आए, जिनमें से एक युवक ने बाइक से नीचे उतर करके उसके पिता के गले में सोने की चेन झपट ली और बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। यहाँ पे है ना पानी की पाइप लगा रहे थे, टूंटी की पाइप जी, और पीछे से मोटरसाइकिल वाले आए जी, इधर से आए हैं जी, इधर से आते हुए उन्होंने सीधी चैन खींची और ले गए जी, उठा तोड़ के जी। पीछे भागे भी हैं, पापा गिर गए। हाँ, CCTV कैमरे में फुटेज आई है जी। उनकी 2 लड़के हैं जी, एक ने हेलमेट डाला हुआ है, एक ने टोपी डाली हुई है जी। पुलिस तो नाम आते रहे जी, पुलिस का क्या काम है, पुलिस का तो कोई काम ही नहीं है। मैं थाने के अंदर पहले 112 नंबर पे कंप्लेंट की तो वो मुझे थाने का नंबर दे रहे हैं, अभी आप थाने के अंदर फ़ोन करो। फिर मैं थाने के अंदर जाता हूँ तो एक सरदार जी पुलिस वाले बैठे हैं, वो मुझे कहते हैं आप कैपरी डाल के आए हो। वो मुझे सलाह दे रही है अभी मैं चैन की, अगर मैं मेरे यहाँ पे कोई वारदात हुई है, मैं पहले कोट पैंट देखूँ, भी कोट पैंट डाल के फिर जाऊँ वहाँ पे और वहाँ कंप्लेंट करवाऊँ। उधर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अंबाला छावनी के दयालबाग स्थित शाखा की ओर से 2 दिवसीय नवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई और दुर्गा आरती में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्म कुमारी की ओर से मां दुर्गा के 9 रूपों का गायन, पूजन, व्रत और जागरण किया गया।
इस अवसर पर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि ब्रह्म कुमारी ने लोगों को नए तरीके से जीवन जीने की कला सिखाई है। आध्यात्मिक जीवन और सादा खाना ब्रह्म कुमारी का जीवन चर्चा में शामिल है और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर आत्मिक शांति का अनुभव होता है। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी कृष्णा दीदी ने बताया कि हम सदियों से शिव शक्तियों की आराधना का पर्व नवरात्रि मनाते आए हैं। हम ये सब अपने अंदर समा के जाएं और जिस तरह से हर देवी की खूबियाँ बताई गई थीं उनको भी धारण करके जाए साथ में। इतना अच्छा सुअवसर है कि आज अष्टमी का दिन है और मुझे ये मौका मिला है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि जो मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और आप सबके बीच रूबरू होने का अवसर मिला और बहन जी का, बड़ी बहन जी का भी आशीर्वाद मिला मुझे और सभी बहनों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिला है। और मैं कहती हूँ जो सब यहाँ आए हैं, इतना इनके अंदर प्यार है, वो अगर आप अपनी झोलियों में समेटेंगे भी तो बहुत कम है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनका आशीर्वाद ले सकें ज़रूर लें और समय जितना इनके साथ बिता सके ज़रूर बिताएं, क्योंकि जो इनके अंदर इतनी शक्तियां हैं, जो इन्होंने साधनाएं करी हुई हैं, उससे इनको इतनी शक्तियां हैं। जैसे आपको अभी सब अवतारों में दिखाया कि गंगा के साथ जुड़ी हैं, ये शिव के रूप में है ये। तो ये परम पिता जो हमारे परमात्मा हैं, जिनको हम शिव कहते हैं, ये उनके अंतर्गत आते हैं। तो आप सबको पता है कि सृष्टि का पालक कौन है। हम सबको इनके साथ जुड़ के, इनके साथ नमन करके और इनके बोल वचन ग्रहण करने चाहिए और उनको अपने जीवन में लागू करने चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं अपने को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे बहुत आनंद आया यहाँ आके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उधर कैथल में पुलिसकर्मी समेत सरकारी अस्पताल के 6 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट के आदेश पर मारपीट और धोखाधड़ी करने समेत कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल 26 अगस्त को शिकायतकर्ता डॉक्टर विनय गुप्ता सरकारी अस्पताल में आरटीआई लेने के लिए पहुंचे थे, जहां पर सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों ने नर्स के उकसावे में आकर के साजिश के तहत हमला कर उनके साथ मारपीट की। यह पूरी वारदात सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुई और इसकी शिकायत पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई न होने पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट की शरण ली और सबूत कोर्ट के सामने रखे। कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए। चलिए, इसी के साथ ही 22 जिले 22 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।